हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में वीडियो और एग्जाम के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जो यूपी ट्रिपल एस सी इससे जितने भी पहले एग्जाम हुए हैं उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है। तो ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी है कनाडा। तो किस अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कनाडा से लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार। और यूनाइटेड किंगडम से, तो यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है ब्रिटेन कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, ब्रिटेन कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है राजगोपालाचारी। तो क्या है कि ब्रिटेन कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पास क्या है कि अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास क्या है, प्रधानमंत्री पद के साथ साथ क्या था, राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों का विषय भी इनके पास था। ठीक है, राष्ट्रमंडल संबंध, राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले, विदेशी मामले का विषय भी इनके पास था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास था खाद्य खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या था? खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? तो इनके पास गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। ठीक है, गृह सूचना एवं प्रशासन, गृह सूचना एवं प्रसारण क्या है, विभाग के ये मंत्री थे। प्रशासन विभाग के मंत्री थे। ठीक है, राजगोपालाचारी जी के किसके मंत्री थे? तो ये शिक्षा विभाग के मंत्री थे। शिक्षा विभाग के मंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है त्रिस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन सी है राजनीति के निदेशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है सबसे छोटा लिखित संविधान। तो भारतीय संविधान का मुख्य कौन इसमें है, कौन सा ऑप्शन है जो मुख्य विशेषता नहीं है? तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सबसे छोटा लिखित संविधान। ये क्या है? ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्या है कि भारतीय संविधान क्या है कि ये विश्व का सबसे लंबा क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है, इसमें कितने, इसमें 22 भाग, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूची। ठीक है, और 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद। ठीक है, पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
आगे निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए अर्ध संघीय संरचना, ऑप्शन बी है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन सी है शक्तियों का वितरण और ऑप्शन डी है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोत्ता। तो क्या है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इसमें से कौन नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो कौन नहीं है, तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये क्या है, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। विशेषता कौन कौन सी है, तो अर्ध संघीय संरचना ये भी विशेषता है। ठीक है, शक्तियों का वितरण ये भी विशेषता है भारतीय संविधान की। लिखित और संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, भारत में क्या है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ठीक है, न कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है बी एन राव। तो किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कब रखा, तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर क्या थे, तो भीमराव अंबेडकर क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वी एन राव क्या थे, तो बी एन राव संवैधानिक सलाहकार की। ठीक है, बी एन राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। तो ऑप्शन है सहकारी संघवाद, ऑप्शन बी है परस्पर विरोधी संघवाद, ऑप्शन सी है सौदाकारी संघवाद और ऑप्शन डी है केंद्रीकृत संघवाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है, तो वो है क्या है, तो वो सहकारी संघवाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सहकारी संघवाद है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ हमको बताना है। तो ऑप्शन है 25 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन बी है 11 नवंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 को और ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो ये हुआ 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के जो वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण किसको बनाया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष से चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक है, बात करते हैं कि संविधान सभा की का कुल कितना अधिवेशन हुआ। तो संविधान सभा का कुल 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, कितने अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन में 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 जनवरी 1949 को क्या है, संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, तथा 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है इटली।
तो भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ये संघवाद कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यूएसए से क्या क्या लिया गया है? यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए इसको लिख देते हैं हम। यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची ली गई है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब क्या है? ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, वाणिज्य और समागम, समागम की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है माउंट फोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, माउंट फोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन है केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, और ऑप्शन डी है रियासतों में द्विशासन। तो माउंट फोर्ट सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 14 अगस्त 1900। ये ऑप्शन दो बार हो गया है। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। ठीक है, और इसको पूर्ण रूप से प्रभावित कब बना था? तो ये 26 जनवरी 1950 को, ये क्या है? 26 जनवरी 1950 को यह
पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे हमको बताना है। तो ऑप्शन है सर क्लाउड ओचिनलेक, ऑप्शन बी है सी एच भाभा, और ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को 9, ठीक है, हुआ था। ठीक है, इसके क्या थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। और गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री किसके पास था? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। और श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। और रेल और परिवहन मंत्री कौन थे? तो आसफ अली थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, और ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो अभी हमने बताया क्या है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, और बाबू जगजीवन राम ये क्या थे? तो ये प्रथम श्रम मंत्री थे। ठीक है, प्रथम श्रम मंत्री थे। ठीक है, प्रथम श्रम मंत्री थे। ठीक है, मोरारजी देसाई क्या थे? तो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत ये क्या थे? तो ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे नंबर के गृह मंत्री थे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे नंबर के गृह मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो ऑप्शन ए है 40,000, ऑप्शन बी है 60,000, ऑप्शन सी है 80,000, और ऑप्शन डी है 1,20,000। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये क्या है कि ये 2018 में लोअर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, यह लगभग कितने शब्द इसमें बना है? तो यह लगभग 1,17,369 क्या है इसमें इन शब्दों से बना है। ठीक है, 1,17,369। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान लिखा गया था तो ऑप्शन है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, ऑप्शन बी है 3 वर्षों में, ऑप्शन सी है 3 वर्ष से अधिक अवधि में, और ऑप्शन डी है 2 वर्षों में। तो भारतीय संविधान लिखा गया था कितने 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 समय में लिखा गया था भारतीय संविधान? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ठीक है, कितने दिन में लिखा गया? तो भारतीय संविधान का निर्माण कुल कितने हैं? तो 2 साल 11 माह, 2 साल 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह और 18 दिन क्या है? संविधान को इतने दिनों में संविधान को लिखा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। ठीक है, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान को माना गया है तो ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी संसदीय, और ऑप्शन डी है रूप विधा में संघीय और भावना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान को क्या माना गया है? तो भारतीय संविधान को कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा रूप
विधान में संघीय और भाव में एकात्मक। ठीक है, भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भाव में एकात्मक माना गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कौन सा इसमें से भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है यह एक लिखित संविधान है। ऑप्शन बी है यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, कुछ भागों के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। और ऑप्शन डी है इसे राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो कौन इसमें भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? तो ये है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसे राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ये क्या है? ये विशेषता नहीं है। यानी क्या है कि भारतीय संविधान को क्या है, सांसदों राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों को परामर्श से संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे। तो क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन की क्या है, कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो 3 प्रक्रियाएं हैं। ठीक ठीक है, पहली क्या है, तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। फिर दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है। और तीसरा है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ठीक है, किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है जेपी नारायण और ऑप्शन डी है एम एन राय। तो किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो है एम एन राय ने क्या है 1935 में, एम एन राय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है अल्लादी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी है बी पट्टाभी सीतारामैया और ऑप्शन सी है H.C. मुखर्जी और ऑप्शन डी है K.M. मुंशी। तो कौन है, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा H.C. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया जा गया था। ठीक है, तो हमको बताना है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 3 जनवरी 1950 को। तो कब भारत भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को क्या है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 17। तो क्या है कि संविधान सभा भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला थी? तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा 15 महिला थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे हमको बताना है। तो कौन थे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या है कि अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को ये क्या थे? तो ये अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को कब को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है, कब? तो ये 11 दिसंबर
1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये क्या थे, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है, तो ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है एन माधव राव और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है हमको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है। अब राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है, तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और ऑप्शन डी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये किसका कथन है, तो ये डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी का कथन है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा भारत से अलग किया गया। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा बर्मा भारत से अलग किया गया, तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है रानी की उद्घोषणा, ऑप्शन सी है मिंटो मार्ले सुधार और ऑप्शन डी है मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो क्या है कि किस अधिनियम द्वारा बर्मा भारत से अलग किया गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या है बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो क्या है अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का एक क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात क्या है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है एक संघ है। ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में अनुच्छेद 2 में ठीक है लिखा गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। ठीक है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थी। ठीक है। तो ऑप्शन है 560, ऑप्शन बी है 565, ऑप्शन सी है 570 और ऑप्शन ए 575। तो क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें क्या है जो आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी मौजूद थी, तो कितनी थी, वो थी 565। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद भारत को घोषित करता है, तो ऑप्शन है संघीय राज्य, ऑप्शन बी अर्ध संघीय राज्य, ऑप्शन सी एकात्मक राज्य और ऑप्शन डी संघ राज्य। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है, तो ये संघीय राज्य घोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का क्या है संघ है, क्या है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किसमें है, वो अनुच्छेद 2 में है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है यहाँ पे खाली स्थान है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है। हमको बताना है कि किस तारीख को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम
उत्तराखंड नामक एक नया राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1999, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 1900 और सॉरी 9 नवंबर 2000, और ऑप्शन सी है 23 अक्टूबर 2000, और ऑप्शन डी है 4 मार्च 2000। तो उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया, तो हमको बताना है। तो कब अस्तित्व में आया उत्तराखंड? तो ये 9 नवंबर 2000 में क्या है, उत्तराखंड अस्तित्व में आया। ठीक है, उत्तराखंड देखते हैं हम। अगला है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया? ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया? तो ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1956। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1956 से। ठीक है, भाषा के त्रिपुरा को भारत के पूर्वी राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्वी राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन है 1956, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1947। को त्रिपुरा को 1972 में क्या है, पूर्वी राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1973 में इसको पूर्वी राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ठीक है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, ऑप्शन सी है रूस में समाजवादी क्रांति, और ऑप्शन डी है अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन है फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन बी है ग्रीक संविधान, ऑप्शन सी है रूसी संविधान, और ऑप्शन डी है अमेरिकी संविधान। तो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आमुख, ऑप्शन बी है प्रलेख, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और ऑप्शन डी संविधान की मुख्य विशेषता। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो ये आमुख कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या है, आमुख कहा जाता है। प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक एवं मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन बी है भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, ऑप्शन सी है सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा, और ऑप्शन डी है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसको सुरक्षित करना है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना है। प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, इसका मिलान करना है। इससे होगा तो यहाँ पे आगे है कि सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। दूसरा है प्रजातांत्रिक, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार। और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त। और ऑप्शन डी है ई चारा। ठीक, सॉरी यहाँ पे ई चारा नहीं है, भाईचारा है, भाईचारा। नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका मिलान करना है। तो इसका मिलान करना है तो क्या होगा, तो संपन्न। ठीक है, इसका मिलान किससे होगा? तो इसका मिलान होगा लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार। ठीक है, इससे होगा प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक इसका मिलान किससे होगा? तो इसका मिलान होगा कि लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त। तो लोगों को नागरिक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा का सी से मिलान होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष इसका मिलान किससे होगा? तो इसका मिलान होगा कि नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। का मिलान डी से होगा। भाईचारा, भाईचारा इसका मिलान किससे होगा? का मिलान बचा है क्या, एक, तो इससे होगा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला का बी, फिर दूसरे का सी, और तीसरे का डी, और चौथे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। ठीक है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो ऑप्शन है अभिव्यक्ति और विश्वाप है। ऑप्शन बी है हैसियत और अवसर, ऑप्शन सी है विचार और अभिव्यक्ति, और ऑप्शन डी है अवसर और अभिव्यक्ति। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को, ये संविधान अपने नागरिकों को किसकी किसकी समानता का अधिकार देता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हैसियत और अवसर का की समानता का वचन देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ठीक है, संविधान की आत्मा के रूप में किसको माना गया है? तो ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी है प्रस्तावना, और ऑप्शन डी है मूल अधिकार। तो संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया है? तो ये प्रस्तावना को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में किस अधिकार को शामिल किया गया है, हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो समानता का अधिकार मतलब किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार इसमें है ये 14 से लेके 18 के बीच में क्या है? समानता का अधिकार के बारे में उल्लेख है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में उल्लेखित है। ठीक है, इसी की तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में उल्लेख है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में है? तो ये अनुच्छेद 25 से लेके 28 के बीच में है। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये किस में है? तो ये अनुच्छेद 29 से लेके 30 के बीच में। ठीक है, 29 और 30 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस में है? तो ये अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षक है, संरक्षण के लिए है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो कौन सा अनुच्छेद है वो जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है? वो है अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अनुच्छेद 30 में क्या है? अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अनुच्छेद 30 में है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
ठीक है। अनुच्छेद 26 में क्या है, तो इसमें है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 27 में क्या है, तो अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किसमें है, तो ये अनुच्छेद 27 में है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। ठीक है। किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है, तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों, ऑप्शन बी है संसद संसद सदस्यों, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो किसके पास है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अनुच्छेद क्या है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा मौलिक अधिकार। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने कितने के बीच में है, तो ये अनुच्छेद क्या है 12 से 35 क्या है मौलिक अधिकार वाले भाग में वर्णित है, यानी 12 से 35 के बीच में वर्णित है। क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर क्या है रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। क्या है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। ये रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये रिट 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षा, और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत कहाँ से है, तो ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है तत्कालिक यूएसएसआर और ऑप्शन सी है यूके और ऑप्शन डी है जापान। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत कहाँ है, तो ये है यूएसए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 21 अ से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 एवं 30 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वो क्या है किस अनुच्छेद से संबंधित है, वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 अ से संबंधित है। ठीक है। जिसका संबंध किससे है, तो 21 अ से क्या है संबंधित है। ठीक है। इसका प्रावधान कब हुआ था, तो इसका प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। किस संशोधन से, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है।
अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। किसमें है? अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? अनुच्छेद 29 और 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। किसमें है? अनुच्छेद 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो ऑप्शन है 6 से 14, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है 14 से 20 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 से 9 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो सर्व शिक्षा अधिनियम सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य इस आयु समूह के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2000 और 2001 सन 2000 और 2001 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। कौन सा अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? वो है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। क्या है? अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। इसमें है अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में क्या है? अनुच्छेद 30 में क्या है? अनुच्छेद 30 में है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों को के अधिकार। ठीक है, शैक्षणिक शैक्षणिक सं- संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं। ऑप्शन बी है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला चेन स्थापित करते हैं। ऑप्शन सी है माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। और ऑप्शन डी सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर समान करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सरकार माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों क्या है का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान
ने किसी विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है तो वो है उच्च उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है वो बताना है। तो ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार और ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा मौलिक अधिकार के तहत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20। कौन सा अनुच्छेद होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समझ समानता के अधिकार से संबंधित क्या है, अनुच्छेद 14 है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि की समझ समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या है, अनुच्छेद 14 क्या है, तो विधि के समझ समानता का अधिकार है, विधि के समझ समता का अधिकार, का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमको बताना है कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन है ये सभी, ऑप्शन बी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, और ऑप्शन डी है भारत के संप्रभुत्व अखंड और एकता की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य कौन कौन है वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये क्या है, ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। की संप्रभुत्ता अखंडता और एकता की रक्षा करना क्या है, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये सभी। अगला है निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन है भाग 4 क, ऑप्शन बी अनुसूची 4 क, ऑप्शन सी है भाग 3 और ऑप्शन ए भाग 4। ठीक है, तो किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है वो हमको बताना है। तो किस में उल्लेखित किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाग 4 क में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, भाग 2 में क्या है, बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यहाँ पे अनुसूची लिखा है। ठीक है, और भाग 4 क में क्या है, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो क्या है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या है, संविधान में कितने, तो 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, बात करते हैं कि मौलिक मौलिक कर्तव्य किस कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस के ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से, तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। फिर क्या है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य कितने थे, तो 10 थे। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्य क्या है, कब जोड़ा गया, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और क्या है मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें क्या है कि माता पिता का अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कर हो। ठीक है, क्या हो,
जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वो 86वें संविधान शोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, कब? तो 2002 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे उपलब्ध जानकारी के अनुसार मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन बी है 9 और ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 11। ठीक है, तो की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया तो कौन सी समिति थी? तो वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और किस संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या है, भाग 4 को के अनुच्छेद 51 को में जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। ठीक है, मूल रूप से संविधान में क्या है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। परंतु 2002 क्या है कि वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वीं अनुसूची 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर होगा 11। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 8। तो अभी हमने बताया कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कितने होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ठीक है, कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो ऑप्शन है मल्होत्रा समिति, ऑप्शन बी है नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी है राघवन समिति और ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह समिति। तो किस समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की क्या है सुझाव दिया? वो कौन सी? तो वो है स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने के सुझाव कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, तो अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में। तो कौन सी समिति थी वो कौन सी समिति है? मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर क्या है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया? तो वो है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन है लोक चुनाव में वोट डालना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना को विकसित करना, ऑप्शन सी है लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और ऑप्शन डी संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कदर करना। तो कौन यह मौलिक कर्तव्य नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है? तो ये है कि लोक चुनाव में वोट डालना, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? ठीक है, संविधान में क्या है? अनुच्छेद 51A संविधान के इस संविधान संशोधन द्वारा क्या है जोड़ा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या है 1976 के द्वारा भाग 4 क्या है भाग 4 को में अनुच्छेद 51 को क्या है जोड़ा गया। ठीक है, इसे क्या है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। क्या है मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कब कितनी थी? तो उस टाइम मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? 11 है। तो 11वीं जो मौलिक कर्तव्य है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो उसको 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ठीक है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन ए में से
कोई नहीं। तो किस संविधान से ये प्रेरित है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या है? तो ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है समाजवाद, ऑप्शन सी है गांधीवाद सिद्धांत, और ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या होगा कि राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? ऑप्शन है मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन बी है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ऑप्शन सी है राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। कौन जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये क्या है? ये जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान, क्या है, क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन है महिलाओं को शिक्षित करना, ऑप्शन बी महिलाओं को घरेलू काम का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी है महिलाओं के लिए विशेष योजना, और ऑप्शन है महिलाओं का अन्य महिलाओं के साथ काम करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा महिलाओं को शिक्षित करना, क्या है? तो नंबर ए सही होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन डी है राज्यों। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग में उल्लिखित है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा, क्या है? ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें वर्णित है? तो ये भाग चार भाग चार में क्या है? अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। तो ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है असम। तो भारत का एकमात्र राज्य जहाँ समान सिविल कोड का प्रावधान है, तो कौन सा है? तो वो है गोवा। तो नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन है विधानमंडल, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, भारत में अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। ठीक है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है आपको बताना है। तो ऑप्शन है सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन बी है शासन करना, ऑप्शन सी है कानून बनाना, और ऑप्शन डी है कर एकत्र करना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी कानून बनाना। ठीक है, अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना क्या है? संसद का कार्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से किसे किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार है? ठीक है, किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन ए में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा
क्या है, संसद को अधिकार है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार किसे है, संसद को है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन है विभागीय उपक्रम, ऑप्शन बी वैधानिक निगम, ऑप्शन सी एकल स्वामित्व और ऑप्शन ए में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा वैधानिक नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है 21 वर्ष, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी है 30। तो क्या है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है, वो है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 30 वर्ष किस में होती है, तो 30 वर्ष राज्यसभा में है, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कितनी आयु होनी, न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं। तो ऑप्शन है केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन बी सचिव कानून मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के महान्यायवादी और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के पहले विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा भारत के महान्यायवादी क्या है, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 25 साल, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये होगा 25 साल। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्या है, 25 साल क्या है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम क्या है, न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है कितनी, 25 साल। ठीक है, जबकि राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है, वो है 30 साल। 30 साल में है, तो वो राज्यसभा में है। राज्यसभा राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो वो 30 साल है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति को क्या है, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने के अधिकार है। ठीक है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास वोट डालने का अधिकार होता है और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो किसके पास क्या है कि जब लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति आ जाए तो किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।